learning. We are going to now cover the next part of BPC 011 School Psychology, and today I am going to start from 1.4.2 Etiology of ADHD. जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं, इसके एटियोलॉजी क्या होते हैं? एटियोलॉजी होते हैं किसी रोग के जो कारण होते हैं उनकी जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसी अध्ययन को जो है एटियोलॉजी कहा जाता है। तो देखेंगे कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो ADHD में आपको योगदान देता है, जिसके कारण से ADHD बीमारी होती है। तो चलते हैं यहाँ से। सबसे जो फर्स्ट लाइन है वो कह ही दिया यहाँ पर में, ADHD इज़ ए हाईली हेरिटेबल डिसऑर्डर। हेरिटेबल जानते हैं जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, तो एक हेरिटेबल डिसऑर्डर है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड, कहते हैं फिर भी ये एक्वायर भी किया जा सकता है, किसी दूसरे से भी आ सकता है ये। एंड सम इंडिविजुअल्स हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एक्वायर्ड ADHD, और कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें कि जेनेटिक की समस्या भी है जो माता पिता से उन्हें मिला है, या वो एक्वायर भी किए हैं, किसी दूसरे से भी उनके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। एट द प्रेजेंट टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ ADHD। कहते हैं वर्तमान समय में यह संभव नहीं है कि जो दो प्रकार के जो ADHD है, एक जेनेटिक है और एक एक्वायर्ड ADHD है, इनके बीच में जो विभेद है या उसको अलग अलग किया जा सकता है, या उसकी संभावना है, या वो संभव है। दे बोथ लुक द सेम, दोनों एक ही तरह के दिखाई पड़ते हैं। एंड बोथ यूजुअली रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद द सेम साइकोस्टिमुलेंट मेडिकेशन, और दोनों के समान तरीके से एक ही प्रकार के ट्रीटमेंट के हिसाब से जवाब दिया जाता है। सेम जो है साइकोस्टिमुलेंट मेडिकेशन होते हैं। ये एक प्रकार की स्टिमुलेंट होती है जो आपको जो उत्तेजना है, जो आपकी कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाती है, तो इसी को साइकोस्टिमुलेंट मेडिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स ऑफ ADHD। ADHD की जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स के बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी क्या होते हैं, कैसे अलग अलग काइंड्स के जो है ये जेनेटिक्स तैयार होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं। कहते हैं जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD इन मोस्ट केसेस ऑफ ए फैमिलियर ओरिजिन, कहते हैं अधिकतर हालत में देखा जाता है, अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि इसकी उत्पत्ति फैमिली से होती है, फैमिली में माता पिता से होती है, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। पेरेंट्स विद ADHD हैव ए बेटर देन 50% चांस ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद ADHD। कहते हैं ऐसे माता पिता जिनको ADHD हैं, पहले से मौजूद हैं, उनके पास ज़्यादा 50% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे के अंदर भी ADHD हो, हैविंग ए चाइल्ड विद ADHD। And about 25% of children with ADHD have parents who meet the formal diagnostic criteria for ADHD। और केवल 25% ऐसे बच्चे होते हैं ADHD वाले जिनके पेरेंट्स होते हैं, जिनको कि ADHD के लिए सही से उनके रोगों का इलाज किया जाता है, या उनके रोगों के लक्षण का पता लग पाता है। Twin studies have placed the heritability of ADHD in the range of 80%। कहते हैं जो जुर्मों का जो अध्ययन किया गया वो एग्जामिन कर रही है कि जेनेटिक और जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है ADHD की, उसकी साइज़ कितनी है, उसकी साइज़ कितनी बड़ी है, वो कितना बड़ा है। ADHD बिहेवियर्स बेस्ड ऑन मैटरनल रिपोर्ट एट द एजेस ऑफ 3, 7, 10 एंड 12 ईयर्स। और ये जो किया गया वो जो मैटरनल की रिपोर्ट है उसके अनुसार से किया गया। 3, 7, 10 और 12 ईयर्स की जो एज के ऊपर जो है इसको एग्जामिन किया गया, उसको चेक करके देखा गया। The estimate of heritability was nearly 75% at each age। कहते हैं जितने भी एज के बच्चों के ऊपर किया गया उनमें ऐसा देखा गया कि जो हेरिटेबिलिटी का जो अनुमान एस्टिमेट है वो लगभग 75% थी। The genetic factors explain 76% and 92% of the covariance between hyperactivity and inattention। जो जेनेटिक फैक्टर है वो 76% और 92% जो है उसको एक्सप्लेन किया गया, और इसमें एक साथ ही अंतर दिखाई पड़ता है इसके बीच में हाइपर एक्टिविटी और इन अटेंशन में। हाइपर एक्टिविटी जानते ही है, और अटेंशन होते हैं जिसमें ध्यान आपका नहीं लगता है। नेक्स्ट दे रखे हैं, दिस प्रोवाइड्स अनदर लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट बिहेवियर्स रिलेटेड टू ADHD इन अटेंशन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दैन हाइपर एक्टिविटी डू नॉट इम्प्रूव विथ मैच्योरेशन। कहते हैं ये एक दूसरे प्रकार के ऑब्जर्वेशन के लिए सपोर्ट तैयार करती है और बताती है कि जो बिहेवियर ADHD से जुड़े होते हैं, ऐसी अटेंशन
जो कि हाइपर एक्टिव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विस्तार होता है, काफ़ी ज़्यादा भयावह होता है, वो मैचुरेशन के साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें सुधार नहीं होती है, वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। डू नॉट इम्प्रूव विद मैचुरेशन, तो वही इसमें दे रखे हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में मिला जुला के यही दे रखे हैं कि ADHD का जो मुख्य लक्षण है वो फैमिली सोर्स है, फैमिली से सारी चीज़ें आती है, और 50% माता पिता ऐसे होते हैं जिनके बच्चे में ADHD होते हैं, 25% ऐसे होते हैं ADHD वाले पेरेंट्स होते हैं जिनकी कि इसके लक्षण का पता लग पाता है। जब ट्विन स्टडीज़ किया गया तो उनमें जो है ADHD की हेरिटेबिलिटी का रेंज जो है 80%, मतलब जो जुड़वे होते हैं उनके अंदर में 80% हो जाती है हेरिटेबिलिटी, माता पिता से जो प्राप्त होती है। एक लॉन्जिट्यूडनल ट्विन स्टडी किया गया, यहाँ पे दे भी रखे हैं लॉन्जिट्यूडनल, जो शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा। लॉन्जिट्यूडनल ट्विन स्टडी जब किया गया स्टडी, तो उसमें एक साथ देखा गया कि जो जेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो ADHD के बिहेवियर पे ज़्यादा पड़ता है। जो आसपास का माहौल है या माता पिता के जो जीन्स है जो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, और ये मैटरनल रिपोर्ट के हिसाब से किया गया 3, 7, 10 और 12 ईयर्स के बच्चे पर में। तो वही सब बात इसमें मिला जुला करके दे रखे हैं, लेकिन लास्ट में ये भी कंक्लूजन में दे रखे हैं कि ADHD समय के साथ या आपका जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है उसके साथ इसमें सुधार नहीं होता है। तो यही था इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें दे रखे हैं कि ADHD कैन बी कंसिडर्ड डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन। जो न्यूरोट्रांसमीटर में जो फंक्शन होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सिग्नल को भेजते हैं टाइम टू टाइम, उसमें अगर खराबी आ जाती है तो उसके हिसाब से भी ADHD को समझा जा सकता है। विद पर्टिकुलर फोकस ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन एंड नोरिपेनेफ्राइन। कहते हैं यहाँ पर में इसमें खासकर न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन होता है और आपका यहाँ पर में नोरिपेनेफ्राइन होते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये दोनों आपके जो है ये ब्रेन से संबंधित है। There has been extensive research conducted that demonstrate that dopamine is critical in the regulation of learning as well as maintaining restraint or conditional responses and motivated goal-directed behaviors। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च किया गया, जो कंडक्ट किया गया, वो दिखाती है या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि डोपामिन जो है वो जब लर्निंग के स्टेज होती है, लर्निंग को कंटिन्यू जब रखा जाता है, सीखने की प्रोसेस को जब कंटिन्यू रखा जाता है, तो ऐसी हालत में क्रिटिकल पाई जाती है, बहुत गंभीर पाई जाती है। साथ साथ अगर मान के चलो ट्रेनिंग करवाया जाता है या कंडीशनड रिस्पॉन्स किया जाता है या मोटिवेटेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को किया जाता है, तो इसमें भी इसकी हालत जो है वो क्रिटिकल होती है। डोपामिन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्किंग मेमोरी, द एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। डोपामिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी याददाश्त पे काम करने के लिए, उस एबिलिटी पे काम करने के लिए जो हमारे दिमाग को में कुछ ना कुछ करवाती रहती है या कुछ चीज़ों को एक पीरियड टाइम के लिए, कुछ पीरियड टाइम के लिए हमारे दिमाग में रखती है। Thus dopamine can modulate neuronal activity related to motor activity that is guided by external cues and is goal directed। और इस तरीके से डोपामिन जो है वो हमारे जो न्यूरॉन की जो एक्टिविटी होती है उसको ढालती है, मॉड्यूलेट करती है, जो हमारी मोटर एक्टिविटी से जुड़ी होती है, और इससे बाहरी जो हमारे इशारे होते हैं, माहौल होती है, क्यूज़ होती है और गोल डायरेक्टेड चीज़ होती है, उससे इसको गाइड मिलता है, उससे इसको मदद मिलता है। अब कहते हैं नोरिपेनेफ्राइन जो है आपका, या यहाँ पे दे रखे हैं noradrenaline is involved in maintaining alertness and attention। जो यहाँ पे नोरिपेनेफ्राइन और आपका नोradrenaline है, ये किस में शामिल होते हैं? तो अलर्टनेस और अटेंशन को मेंटेन करने में। आपकी जो अलर्टनेस है, आप कितना चौकन्ना है, आपका ध्यान कितना ज़्यादा है, उसमें ये चीज़ शामिल होते हैं। साइको स्टिमुलेंट की अगर बात किया जाए, यहाँ पे दे रखे हैं मेडिकेशंस that increase the amount of central dopamine and norepinephrine are critically the most effective way to treat ADHD। ये ऐसा मेडिकेशन होते हैं जो हमारे जो सेंट्रल डोपामिन होते हैं उसमें अमाउंट को बढ़ाती है, और जो नोरिपेनेफ्राइन होते हैं उसको टिपिकली रूप से ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है ADHD को ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए।
Genetic studies of ADHD have focused on genes involved in the regulation of neurotransmitter function, mainly related to dopamine. कहते हैं यहाँ पर मैं कि जेनेटिक स्टडीज जो ADHD की है उन्होंने जीन के ऊपर फोकस किया, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन वो कैसे होती है, रेगुलेशन कैसी होती है, वो शामिल होती है। खास करके वो चीज़ डोपामिन से जो है आपका संबंधित होते हैं। ऑल्दो सम स्टडीज़ हैव ऑल्सो एग्जामिन्ड द रोल ऑफ नोरिपाइनफ्रेन, मतलब कहते हैं फिर भी भले ही कुछ ऐसे स्टडीज़ है जिसने कि जो नोरिपेनफ्राइन और दूसरे जो ट्रांसमीटर्स हैं उनको भी एग्जामिन किया, उनको भी देखा है। तो मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द न्यूरो ट्रांसमिशन। तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोसेस हैं जो न्यूरो ट्रांसमिशन में आपके शामिल होते हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट ए सिंगल जीन विल बी लिंक्ड टू ADHD। कहते हैं बहुत कम संभावना होती है एक सिंगल जीन भी जो है वो आपको ADHD में सहायक होते हैं या उससे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर में नोरिपेनफ्राइन आपका साइको स्टिमुलेंट की बात कही गई, डोपामिन की बात कही गई जो इसमें दे रखा था। इसके बाद नेक्स्ट में दे रखे हैं ADHD might be due to the interaction of several different genes involved in the function of several different neurotransmitter। ADHD जो है अलग अलग प्रकार के जीन्स के आपस में इंटरेक्शन करने के कारण भी हो सकते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो ADHD जो है वहाँ भी जो है इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। अब आता है कि एक्वायर्ड ब्रेन लीजन्स एंड ADHD। तो ब्रेन लीजन्स और ADHD कौन कौन सा चीज़ ऐसा है उसमें से जो हासिल किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि the behaviors associated with ADHD can also arise from environmental factors that disrupt normal brain growth before, during, the after and after birth। कहते हैं ADHD से एसोसिएटेड जो बिहेवियर होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी निकल सकती है या वहाँ से भी इनका जन्म हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब आसपास के जो हमारे माहौल है उस पर डिपेंड करता है, जहाँ पे जो मदर होती है वो रहती है और अपने बच्चों को पालती है पेट में, या बच्चा जो है जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद या जन्म लेते समय, ये सब सारी चीज़ें इसके ऊपर दे रखा है यहाँ पर। तो ये भी इससे जुड़ा होता है। और कह रहा है यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है अगर ख़राब जगह पर अगर आप रहते हैं, तो दे रखा है इसमें दैट डिसरप्ट नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ। अगर नॉर्मली कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसको वो नहीं होने देता है, डिसरप्ट कर देता है, उसमें बाधा कर देता है, जन्म लेने से पहले, जन्म लेते समय या जन्म लेने के बाद, आफ्टर बर्थ। Such insults give rise to behaviors that are indistinguishable from the behavior seen in ADHD of genetic origin। इस प्रकार की जो अपमान होती है वो ऐसे बिहेवियर को जन्म देती है जो कि विभेद करने योग्य नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उन बिहेवियर्स नहीं कर सकते जो कि जेनेटिक ओरिजिन की जो ADHD है उसमें देखा जाता है। It is not unusual to see individuals who have both a genetic and acquired form। कहते हैं कि ऐसे लोगों को देखना सामान्य बात नहीं, आम बात नहीं होती है, अनयूजुअल होते हैं। Who have both a genetic, जिसको जेनेटिक भी है, जो पेरेंट्स से भी उनको मिला है जीन से, और साथ में एक्वायर्ड फॉर्म भी है। एक्वायर्ड फॉर्म क्या है? आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से आपको मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें मल्टीपल प्री एंड पेरीनेटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन ADHD। कहते हैं बहुत सारे जो है प्री या पेरीनेटल फैक्टर है, जन्म लेने से पूर्व की बात कही गई हैं, ये ADHD में रिजल्ट बन सकते हैं, उसमें सहायक हो सकते हैं। वन सच फैक्टर इज़ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। एक ऐसा फैक्टर है जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, जो हमारे भ्रूण होते हैं, जो पेट में जहाँ पे बच्चा पल रहा होता है, उसके बारे में दे रखे हैं। विच रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट अटेंशन, जो कि सिग्निफिकेंट अटेंशन का कारण बनते हैं। इन अटेंशन का मतलब अगर अल्कोहल वगैरह लेने लगते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। इससे जो है ध्यान भंग होता है, इनअटेंशन होती है, इम्पल्सिविटी होती है। इम्पल्सिविटी का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे, बिना उसका परिणाम देखे हुए उछल कूद मचाना, कुछ करने लगना। एंड हाइपर एक्टिविटी इन द चाइल्ड, और चाइल्ड में हाइपर एक्टिविटी होती है।
एक्सपोजर ऑफ फीटस टू अल्कोहल इज एसोसिएटेड विद द रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रीफ्रंटल एंड टेम्पोरल कॉर्टिसेस। कहते हैं अगर फीटल का मार्ग जो है अगर अल्कोहल से अगर मिला होता है तो ये इससे क्या होती है, उनकी प्री फ्रंटल और जो टेम्पोरल कॉर्टिसेस होते हैं जो कुछ ही समय के लिए होते हैं, उनकी जो मतलब वॉल्यूम है, जो उसका आकार है, उसमें कमी आ जाती है। ये सारा बायोलॉजिकल टर्म है जो आप देख सकते हैं। द ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ अटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिविटी। कहते हैं जो ब्रेन एरिया भी इसमें शामिल होते हैं, जो ब्रेन एरिया हमारे ध्यान को जो है रेगुलेट करता है या हमारी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करता है। ये तो था अल्कोहल की बात। अब आते हैं स्मोकिंग के ऊपर। तो मैटरनल स्मोकिंग हैज़ बीन लिंक्ड विद ADHD। कहते हैं अगर कोई किसी के माताजी या किसी के मदर जो हैं अगर वो स्मोकिंग कर रही होती है तो इससे भी ADHD पे फ़र्क पड़ता है, ये भी ADHD से जुड़ा होता है। Even though women with ADHD are at increased risk of becoming smokers and the child's ADHD might be genetic, exposure of the fetus to cigarette smoking confers an increased risk। कहते हैं भले ही ADHD वाले जो वुमेन होते हैं उनमें जो है ज़्यादातर स्मोकर्स बनने की जो है ख़तरा होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उसमें जो है ADHD जो है जेनेटिक होते हैं, जीन्स जो है प्रवेश कर सकती है। और एक्सपोजर द फीटस टू सिगरेट स्मोकिंग, और सिगरेट स्मोकिंग के माहौल में अगर इसको रखा जाता है तो इससे इसका खतरा और बढ़ जाता है, कन्फर्स एन इंक्रीज्ड रिस्क। वन स्टडी फाउंड ए 4-fold हायर रिस्क ऑफ ADHD इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ स्मोकर्स। कहते हैं एक अध्ययन में पाया गया कि जो स्मोकर्स के जो संतान होते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, उनके अंदर में जो ADHD होने का जो ज़्यादातर खतरा है, हायर रिस्क है, वो 4 गुना होता है, 4-fold होता है। इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर मैटरनल ADHD, मतलब मैटरनल ADHD के कंट्रोल होने के बाद भी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द मदर्स। कहते हैं अगर मदर के अंदर मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेटाबॉलिक आपका डिसऑर्डर है, खराबी है, जैसे कि मान के चलिए डायबिटीज़ है, फेनिलक्यूटिनोरिया है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ADHD के रिजल्ट जो है बन सकते हैं, लाइक पिक्चर इन द इन्फेंट, जो कि इन्फेंट में दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं द डोपामिन सिस्टम इज एक्सक्विजिटली सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, पर्टिकुलरली इन द फीटस और इन्फेंट। डोपामिन सिस्टम जो है बहुत सुंदर तरीके से ये हाइपोक्सिया में सेंसिटिव होते हैं, खास करके फीटस और इन्फेंट में। Thus, any events pre or postnatally that disrupt the flow of blood or oxygen to the brain might set the stage for later ADHD behaviors। कहते हैं किसी भी प्रकार की जो जन्म लेने से पहले प्री दे रखे हैं या जन्म लेने के बाद पोस्टनेटली, पोस्टनेटल मतलब जन्म लेने से पहले और पोस्टनेटल मीन्स जन्म लेने के बाद, अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जो ब्लड की फ्लो को रोकती है, डिसरप्ट करती है, बाधा बनती है उसमें, या ऑक्सीजन की जो ब्रेन में नहीं जाने देती है सही से, माइट सेट द स्टेज फॉर लेटर ADHD बिहेवियर्स। तो ये बाद में जो है ADHD जो बिहेवियर्स होते हैं उसके जो है स्टेज तैयार कर सकती है। दिस ऑब्जर्वेशन इज सपोर्टेड बोथ बाय लैबोरेटरी स्टडीज एंड स्टडी ऑफ एक्स प्रीमैच्योर इन्फेंट्स हु हैड डॉक्यूमेंटेड सेरिब्रल ischemia at birth and were re-examined in early adolescence। कहते हैं इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन दोनों द्वारा की गई है, सपोर्ट की गई, लेबोरेटरी स्टडीज़ के द्वारा और एक स्टडी की गई एक्स प्रीमैच्योर इन्फेंट के द्वारा, जिन्होंने की सेरिब्रल इस्केमिया जो बर्थ के समय में है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा था और उसको री एग्जामिन किया गया शुरुआत के एडोलेसेंस में। शुरुआत जब आप एडल्ट होने लगते हैं तो उससे पहले की कहानी यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं आयरन डिफिशिएंसीज एसोसिएटेड विद डिसरप्शन ऑफ द डोपामिन सिस्टम। कहते हैं डोपामिन सिस्टम में खराबी होती है तब जब अगर आयरन की कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी होती है तो। एंड मोर एक्सटेंसिव न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, और इससे आपका जो न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, उसमें भी दिक्कत आती है। इट इज़ रियरली ए कॉज ऑफ ADHD, या मुश्किल से ADHD के कारण होते हैं, बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव डाइट्स विद एडिक्वेट आयरन। क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें डाइट में जो है आयरन मिलता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, इंजरी टू द मीडियल टेम्पोरल लोब ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ADHD लाइक बिहेवियर्स लेटर इन डेवलपमेंट। कहते हैं अगर आपका मीडियल टेम्पोरल लोब अगर ख़राब हो जाए, उसमें क्षति हो, इंजरी हो शुरुआत के डेवलपमेंट में, तो ये भी ADHD से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड विद ADHD। और ये बाद के जो डेवलपमेंट होती है उसमें डेवलपमेंट होते समय आपके बिहेवियर को प्रभावित करती है, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ डोपामिन रेगुलेशन इन द डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और संभवतः ये किसके कारण से होती है, तो डोपामिन रेगुलेशन के में कमी या डिसरप्शन के कारण होती है, जो डोपामिन रेगुलेशन जो है वो डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे काम कर रही होती है। दिस हैज़ बीन शोन इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स एंड चिल्ड्रन विद टेम्पोरल लोब सिस्ट्स। और कहते हैं इसे नॉन ह्यूमन प्राइमेट और जो चिल्ड्रन है जिसे टेम्पोरल लोब सिस्ट है उनमें भी देखा गया है। नेक्स्ट दे रखे हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया, जिसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, इन द न्यू बॉर्न पीरियड कैन इवॉल्व इनटू एन ADHD। कहते हैं नए जो बच्चे पैदा होते हैं उस पीरियड में जो है अगर हो जाए, कहते हैं तो ये भी ADHD का कारण बन सकता है। और बाद का जो बचपन अवस्था होता है, लाइक पिक्चर लेटर इन चाइल्डहुड, बाद के बचपन अवस्था में इसको देखा जा सकता है। इन द पास्ट बिफोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स वर डेवलप्ड, न्यूनेटल hyperbilirubinemia resulted in severe and irreversible damage to the basal ganglia, specifically the globus pallidus and subthalamic nucleus। कहते हैं यहाँ पर में कि पहले जो देखा गया कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट कराने से पहले, मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट उनको नहीं कराया गया या वो डेवलप किया गया, तो न्यूनेटल जो हाइपरबिली आपका रूबेनिमिया है यहाँ पे, इससे काफ़ी ज़्यादा गहरा और इरिवर्सिबल डैमेज होती है बैसल गैंग्लिया में, और ख़ास करके ग्लोबस पैलिडस में और सबथैलेमिक न्यूक्लियस में। कहते हैं बिलीरुबिन जो होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन होते हैं, दे भी रखा है यहाँ पर में, एंड अफेक्ट्स कैल्शियम होम्योस्टैसिस। ये जो कैल्शियम होम्योस्टैसिस होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, रिजल्टिंग इन न्यूरोनल डेथ, और जिससे न्यूरल डेथ का कारण बन सकता है। However, it has been apparent that even moderate levels, कहते हैं फिर भी यह साफ है, यह स्पष्ट है कि मॉडरेट लेवल पर में भी जो बिलीरुबिन है इन अदरवाइज हेल्दी इन्फेंट्स माइट नॉट बी एज बिनाइन एज प्रीवियसली बिलीव्ड। वो अन्यथा या किसी और वजह से जो है वो हेल्दी देखा जाता है, हेल्दी इन्फेंट्स होते हैं, माइट नॉट बी एज बिनाइन एज प्रीवियसली बिलीव्ड, वो उतना अच्छा नहीं देखा जा सकता है जितना पहले बिलीव किया जाता था। तो सारा जो है ये आपका ब्रेन से कनेक्टेड बातें कही गई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको मिलेंगे जो मेडिकल टर्म के वर्ड हैं, इसको आप मेडिकल में सर्च भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्ड का मीनिंग जो है स्पेशली वीडियो में मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं। तो कोशिश करिए समझने का, और किसी तरह से एग्ज़ाम में आप लिखने का प्रयास करिए इसको, जिससे कि आपको ये वर्ड डायरेक्ट याद रहे और उसी वर्ड का आप एग्जामिनेशन में प्रयोग कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखें, एनी इंजरी टू द ब्रेन दैट अफेक्ट्स द प्रीफ्रंटल सबकॉर्टिकल सर्किट्स कैन रिजल्ट इन एन ADHD लाइक पिक्चर। कहते हैं कोई भी इंजरी अगर ब्रेन में हो जाती है जो कि प्रीफ्रंटल सबकॉर्टिकल सर्किट को प्रभावित करती है, तो इससे ADHD जैसा पिक्चर तैयार हो सकता है, कैन रिजल्ट इन एन ADHD लाइक पिक्चर। Traumatic injury often involves damage to the tips of the frontal lobes or shearing of white matter tracts and often result in ADHD-like behaviors। कहते हैं कि ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, अक्सर इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, तो हमारे फ्रंटल लोब के जो टिप होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या वाइट जो मैटर ट्रैक्ट होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। ये अक्सर जो है ADHD जैसे बिहेवियर को जन्म देते हैं या रिजल्ट बनते हैं। इन वन स्टडी कंपेयरिंग मोनोजाइगोटिक ट्विन्स who were discordant for ADHD, caudate lesions were observed in the twin with ADHD। कहते हैं कि स्टडी में देखा गया, जब मोनोजाइगोटिक ट्विन के ऊपर स्टडी किया, कंपेयर किया गया, जो कि डिस्कॉर्डेंट थे, मतलब एक समान नहीं थे ADHD में, उसमें कॉर्डेट जो है लीजन से ऑब्जर्व किया गया, खास करके ऐसे ट्विन्स या जुड़वे में जिसमें ADHD पाया गया था।
Similarly, children who have suffered strokes, particularly those involving subcortical areas in the prefrontal subcortical circuits, not infrequently manifest ADHD-like behaviors. कहते हैं इसी तरीके से ऐसे बच्चे जिन्होंने स्ट्रोक को झेला हो, खास करके जो कि सबकॉर्टिकल एरियाज जो होती है प्रीफ्रंटल सबकॉर्टिकल सर्किट्स में, वो सारी शामिल होती हैं, ये सारा चीज़ डैमेज हो चुका हो या उसमें स्ट्रोक्स आया हो, नॉट इनफ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट ADHD लाइक बिहेवियर्स, वो कई बार जो है उसमें बार बार जो है ADHD लाइक बिहेवियर्स जो है साफ साफ नहीं मालूम पड़ पाते हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं. In one study, nearly half of the children developed ADHD following stroke. कहते हैं एक स्टडी में देखा गया कि जितने बच्चे, उनमें से आधे बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रोक होने के बाद उसमें ADHD डेवलप हो गया है. And there was a strong correlation between lesions of the putamen and ADHD symptomatology. कहते हैं यहाँ पर में एक स्ट्रॉन्ग आपस को रिलेशन बन जाता है पुटमैन के लीजन्स और ADHD सिम्टोमेटोलॉजी के जो बीच जो संबंध होता है वो देखा जाता है, कोरिलेशन होते हैं. नेक्स्ट दे रखें इसमें कि मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, ये दोनों जो होते हैं ये जुड़े होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं ADHD लाइक बिहेवियर से. उसके बाद दे रखें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैव ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन ट्रिगरिंग ADHD लाइक सिम्टम. अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ये भी जो है ADHD जैसे सिम्टम जो है उसकी भविष्यवाणी के लिए बताया जाता है, इम्प्लीकेट किया जाता है. इन ससेप्टिबल पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट में जिसकी रोग की अभी सही पहचान नहीं हो पाती है. पेडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे दे रखे हैं पैंडास, इज लिंक्ड टू टॉरेट सिंड्रोम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ADHD. कहते हैं पेडियाट्रिक जो ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये भी आपकी जो आपके स्ट्रेप्टोकोकस से जो है जुड़ा होता है, ये भी आपके टॉरेट सिंड्रोम से जो है कनेक्ट होते हैं. वो जो है आगे जाकर के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तैयार करते हैं और ADHD भी तैयार करते हैं. Lyme disease has also been associated with a number of neuropsychiatric symptoms including those of ADHD. कहते हैं लाइम प्रकार के डिजीज़ है उसका भी इससे संबंध होते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स देखे जाते हैं काफ़ी मात्रा में, और इसमें भी ADHD जैसे चीज़ों की होने की संभावना होती है. ये सब तो जितनी बात थी वो जीन्स की बात थी, जो पेरेंट्स से डायरेक्ट आपको ऑब्जर्व किया जाता है, जो बच्चे में ट्रांसमिट होता है. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कमियों के भी बारे में भी दे रखा है कि कौन कौन सा आपका चीज़ें होती है जिसकी कमी होती है हमारे ब्रेन में, जिससे ADHD होने की संभावना होती है. लेकिन अब जो दूसरा है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात इस पैराग्राफ में कही गए हैं जो करने जा रहे हैं अभी. तो कहते हैं द रोल दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लेज इन ADHD शुड नॉट बी मिनिमाइज्ड. कहते हैं एनवायरमेंटल जो कारक हैं, हमारे आसपास का जो माहौल जो हमारे प्ले करते हैं, उसकी जो भूमिका है ADHD में, उसे भी कम नहीं समझा जाना चाहिए, शुड नॉट बी मिनिमाइज्ड. अर्ली डिप्रिवेशन कैन रिजल्ट इन ADHD सिम्टम्स इन लेटर चाइल्डहुड. कहते हैं शुरुआत में अगर इस चीज़ से हम बच जाते हैं तो बाद में जो चाइल्डहुड होती है, बच्चे की बचपनावस्था होती है, उसमें वो ADHD के लक्षण जो है देखे जाते हैं. इसमें इंक्रीज रेट ऑफ अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी, इसमें ऐसे बच्चों में जो अटेंशन डेफिसिट ऑफ हाइपर एक्टिविटी की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखी जाती है. हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन, और बच्चों में ऑब्जर्व की भी गई है हु वर रेज्ड इन इंस्टीट्यूशंस, खास करके ऐसे बच्चों में जिनको कि इंस्टीट्यूशंस में जो है बड़ा किया गया या उनको रखा गया. The children who have a somewhat different set of associated psychiatric disorder than those with a genetic ADHD. कहते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिसमें कुछ अलग प्रकार के जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर से संबंधित होते हैं, और इनकी तुलना जो है जो जेनेटिक ADHD वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे अलग देखा जाता है. एंड हैव डिस्टर्ब्ड अटैचमेंट, और इनका जो अटैचमेंट होता है डिस्टर्ब्ड होता है. चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन chaotic environment often have difficulty regulating attention, impulsivity and emotionality. कहते हैं ऐसे बच्चे जो कि उपद्रवी माहौल में जीते हैं या बड़े होते हैं जहाँ पे उपद्रव होता रहता है, उनमें अक्सर जो है कठिनाइयाँ होती है अटेंशन को लगाने में, इम्पल्सिविटी करने में, मतलब कोई चीज़ अब अचानक करने लगते हैं, इमोशनलिटी में, तो उसमें समस्या आती है.
द रिस्क ऑफ ADHD इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एडवर्स फैक्टर्स। कहते हैं ADHD की जो खतरा होती है वो जो विपत्ति का जो समय होता है, एडवर्स फैक्टर होते हैं, उसमें समानुपाती रूप से देखा जाता है या प्रोपोर्शनल रूप से देखा जाता है। और एडवर्स फैक्टर क्या है, विपत्ति का समय क्या क्या होता है, तो या तो गरीबी होती है या मैटरनल साइकोपैथोलॉजी, माता जो हमारे होते हैं मदर, उनका हालत सही नहीं होता है। पैटर्नल क्रिमिनल होती है, पिताजी जो है हमारे या फादर हैं वो क्रिमिनल प्रोसेस में लगे रहते हैं, तो ये सब का भी असर जो है बच्चों पे पड़ता है, दैट आर प्रेजेंट जो दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है एनवायरमेंटल जो है ये भी फैक्टर आपको प्ले करता है ADHD में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ऑटिज़म से शुरू करेंगे।